आज के इस विस्तृत चर्चा में हमारे सामने एक बहुत ही शानदार और तकनीकी रूप से उन्नत विषय है। बिल्कुल। और मैंने जब इस दस्तावेज को देखा तो मुझे लगा कि ये कोई आम पीडीएफ नहीं है। हाँ, इसका नाम ही है एफ्लुएंट फैमिली अंडरस्कोर सिस्टम अंडरस्कोर डॉक्यूमेंटेशन .docx। जो कि एक बहुत ही भारी भरकम नाम है। सही कहा। और ये कोई पन्नों का पुलिंदा नहीं है। ये सॉलिडिटी वर्जन 0.8.30 पर बने एक बेहद जटिल कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कच्चा चिट्ठा है। सॉलिडिटी 0.8.30 यानी सिक्योरिटी और ऑप्टिमाइजेशन दोनों का पूरा ध्यान रखा गया है इसमें। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इस पूरे सिस्टम के पीछे जो विज्ञान है, जो गणित है, उसे डिकोड किया जाए। वो भी बिना किसी तकनीकी उलझन या भारी शब्दों के। हाँ, एकदम आसान भाषा में। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। आखिर ब्लॉकचेन पर लिखा गया ये कोड सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। दस्तावेज को गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये सिर्फ कोड की कुछ लाइनें नहीं हैं। ये इंसानी व्यवहार और वित्तीय प्रोत्साहन यानी जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, उन्हें पूरी तरह से ऑटोमेट करने का एक ब्लूप्रिंट है। मतलब अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों का मेल। एकदम सही। जो लोग ये सीखना चाहते हैं कि आधुनिक प्रणालियों में रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स काम कैसे करते हैं, उनके लिए ये एक मास्टर क्लास है। यानी बिना किसी सीईओ या मैनेजर के? हाँ, बिना किसी केंद्रीय अथॉरिटी के एक पूरे समुदाय को सिर्फ गणित के नियमों पर खड़ा करने की कोशिश है ये। तो अगर हम दस्तावेज के शुरुआती हिस्से को देखें तो इस पूरे सिस्टम का मुख्य ढांचा 3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर टिका हुआ है। 3 कॉन्ट्रैक्ट्स जी। पहला है affluentfamily.sol, जो इस पूरे इकोसिस्टम का मुख्य हब या कह लें कि दिल है। दूसरा है matrixmanager.sol, जिसका काम अलग-अलग मैट्रिक्स या निवेश के ढांचों को संभालना है। और तीसरा है communitymanager.sol, जो लोगों के बीच बोनस बांटता है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने एक बहुत बड़े आधुनिक थीम पार्क का 44 USDC का टिकट लिया है। 44 USDC की एंट्री फीस। हाँ, अब ये 44 USDC सिर्फ एक मालिक की जेब में नहीं जाता, बल्कि पार्क की अलग-अलग राइड्स और सुविधाओं में बट जाता है। पर मैं सोच रही थी कि ये बंटवारा असल में होता कैसे है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि पारंपरिक वित्तीय सिस्टम्स में जब पैसा बढ़ता है तो उसमें कागजी कार्रवाई या इंसानी कमियां होती हैं और देरी भी बहुत होती है। बिल्कुल। लेकिन ब्लॉकचेन पर पैसों का ये बंटवारा पूरी तरह से पारदर्शी और गणित के हिसाब से सटीक होता है। तुरंत हो जाता है एकदम। हाँ, जैसे ही कोई 44 USDC देता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसे टुकड़ों में बांट देता है। 8 USDC सीधा माई टीम पूल में, ओके। 8 USDC लेवल पूल में और 8 USDC ग्लोबल पूल में। और कम्युनिटी के लिए भी कुछ था ना? हाँ, 6 USDC को कम्युनिटी पूल के लिए अलग रख दिया जाता है। तो अंक कुल 44 में से 30 USDC तो सीधे इन पूल्स में चले गए। बाकी के 14 USDC का क्या होता है? बाकी का बंटवारा भी उतना ही दिलचस्प है। 8 USDC स्पॉन्सर चेन में बांटे जाते हैं, जो ऊपर के 5 लेवल्स तक जाते हैं। जी। शुरुआत में 1 USDC, फिर 1.5, 2, 2.5 और 5वें लेवल वाले को 1 USDC। अच्छा, इस तरह से 8 पूरे हो गए। फिर 2 USDC उस व्यक्ति को जाते हैं जो मेंटर है, और बचे हुए 4 USDC एडमिन या फीस कलेक्टर के पास जाते हैं, ताकि प्लेटफॉर्म तकनीकी रूप से चलता रहे। मतलब गणित एकदम साफ है, एक भी डेसिमल की हेराफेरी मुमकिन नहीं है इसमें। बिल्कुल नहीं। हर एक डॉलर पहले से तय नियमों के हिसाब से ही काम करेगा। ऐसे का ये सटीक बंटवारा तो समझ आ गया, लेकिन क्या इस सिस्टम में हर कोई एक समान है? मैंने दस्तावेज में एक पूरे रैंक स्ट्रक्चर का जिक्र पढ़ा था। हाँ, वो किसी वीडियो गेम में लेवल अप करने जैसा है। बिल्कुल। शुरुआत B यानी बिगिनर रैंक से होती है, फिर S यानी स्पॉन्सर, फिर Q यानी क्वालिफाइड, SS सुपर स्पॉन्सर, M मेंटर और अंत में SM यानी सुपर मेंटर। और इस गेम का सबसे शानदार नियम यह है कि एक बार जो रैंक मिल गई वो कभी डाउनग्रेड नहीं होती। मतलब कोई पीछे नहीं जा सकता। हाँ, मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत शक्तिशाली है। लोगों को सुरक्षा का एहसास होता है कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लेकिन इस पूरे रैंक सिस्टम में जिस रैंक पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो है Q रैंक। क्वालिफाइड रैंक। हाँ, कोई भी यूजर Q रैंक तब हासिल करता है जब उसके कम से कम 2 डायरेक्ट रेफरल हो जाते हैं। मतलब कम से कम 2 नए लोगों को सिस्टम में लाना होगा। लेकिन सिर्फ 2 लोगों को लाने से इतनी बड़ी क्या बात हो जाती है? बात यह है कि मैट्रिक्स इनकम पाने के लिए Q रैंक का होना अनिवार्य शर्त है। अच्छा। ये सिस्टम को निष्क्रिय लोगों से बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अक्सर लोग पैसे लगाकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि बिना कुछ किए मुनाफा आता रहेगा। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है।
अगर योगदान नहीं देंगे तो मैट्रिक्स से आमदनी नहीं मिलेगी। तो केवल सक्रिय लोग ही फायदा उठाएंगे। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम उन 3 मैट्रिक्स सिस्टम्स के अंदर झांकने वाले हैं जहां सारा खेल चलता है। बिल्कुल। दस्तावेज में पहला नाम माइटी मैट्रिक्स का है। ये 2x2 का एक बाइनरी मैट्रिक्स है जो 6 लेवल्स तक जाता है। लानी एक पेड़ की तरह जिसकी सिर्फ 2 मुख्य शाखाएं हो सकती हैं। हाँ, कोई जिसे लेकर आएगा वो उसी के नीचे वाले स्ट्रक्चर में जुड़ेगा। इसकी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से स्पॉन्सर पर आधारित है। जो जिसे लाया वो उसी लाइन को फॉलो करेगा। लेकिन जो चीज इसे सच में अलग बनाती है वो है इसका दूसरा स्ट्रक्चर, लेवर्ड मैट्रिक्स। ये 4x4 का स्ट्रक्चर है और 10 लेवल्स तक गहरा है। आमतौर पर मैट्रिक्स में पैसा सिर्फ सीधे ऊपर वाले व्यक्ति को जाता है ना? हाँ, लेकिन ये लेवल मैट्रिक्स वंशावली या जीनियोलॉजी पर काम करता है और 10 लेवल्स ऊपर की ओर पैसा बांटता है। इसी हिस्से में मैंने एक फीचर पढ़ा जिसे पढ़कर मेरा तो दिमाग थोड़ा घूम गया। री एंट्री मैकेनिज्म। री एंट्री तंत्र, हाँ, ये बहुत खास है। लिखा है कि जब कोई लेवल 3 पर पहुंचता है तो हर नई एंट्री पर 0.3125 USDC जमा होने लगते हैं। और जैसे ये रकम जुड़कर 8 USDC तक पहुंचती है तो उस यूजर की अपने आप लेवल 0 में फिर से एक नई एंट्री हो जाती है। ये तो किसी जादू जैसा लगता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी का एक गणितीय तरीका है। ये एक अनंत चक्र बना देता है। मतलब जो सिस्टम में बहुत ऊपर पहुंच गया है उसकी एक नई आईडी सबसे नीचे जाकर बन जाती है। बिल्कुल। इससे उस पुराने लीडर को फिर से कमाई का रास्ता मिलता है और जो नए लोग अभी आए हैं उन्हें उस बड़े लीडर की आईडी अपने नीचे मिलने से फायदा होता है। हाँ, ये ऊपर से नीचे की ओर वैल्यू वापस भेजने का तरीका है। कमाल का डिजाइन है, नए और पुराने दोनों को जोड़े रखता है। अब आते हैं तीसरे मैट्रिक्स पर, ग्लोबल मैट्रिक्स। ये टर्नरी यानी 3x3 का स्ट्रक्चर है जो 5 लेवल्स तक जाता है। एक के नीचे 3, फिर 9, लेकिन इसमें एक खास शब्द था, क्यू बेस्ड, कतार आधारित। इसका सीधा मतलब है पहले आओ पहले पाओ। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसे लाया? बिल्कुल नहीं। जो पहले आएगा उसे मैट्रिक्स में पहले जगह मिलेगी। ये फेयर प्लेसमेंट पक्का करता है। और इन तीनों मैट्रिक्स को बिना रुके चलाने के लिए एक सिस्टम रिजर्व का नियम भी तो है। हाँ, अगले लेवल पर जाने के लिए 8 USDC का रिजर्व जमा होना जरूरी है। सिस्टम यूजर का इंतजार नहीं करता कि वो जेब से पैसे डालेगा। तो पैसे कट जाते हैं अपने आप? हाँ, पुरानी कमाई से 8 USDC अपने आप कटकर रिजर्व में चले जाते हैं। इसे ऑटो एडवांसमेंट कहते हैं। तो इस सप्ताह असल में क्या मतलब है? अगर कमाई की बात करें तो दस्तावेज में कुल 7 प्रकार की आमदनी है। हाँ, 7 रास्ते हैं। स्पॉन्सर इनकम, मेंटर इनकम, फिर तीनों मैट्रिक्स की इनकम, माई टीम, लेवल और ग्लोबल। साथ ही SS पूल का हिस्सा और कम्युनिटी बोनस। इतने सारे रास्ते के कोई भी भ्रमित हो जाए। लेकिन इन सब के बीच एक कड़ा नियम है जिसे लैप्स लॉजिक कहा गया है। लैप्स लॉजिक। मान लीजिए कोई सिस्टम में आ गया पर काम नहीं किया और उसकी रैंक क्यू नहीं है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसे उसके हिस्से का पैसा नहीं देगा। मतलब यहाँ सीट रिजर्व करके सोने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर उस पैसे का होता क्या है? गायब हो जाता है। वो गायब नहीं होता। उस लैप्स हुए पैसे का 70% सीधा कम्युनिटी पूल में चला जाता है। अरे वाह! ये डिजाइन का बहुत अहम हिस्सा है। जो मेहनत नहीं कर रहे उनका पैसा समुदाय में वापस चला जाता है ताकि सक्रिय लोगों को इनाम मिल सके। और ये कम्युनिटी बोनस बांटने का तरीका भी बहुत दिलचस्प है। शुरुआती एलिजिबिलिटी 38 दिन की होती है, जिसमें से पहले 8 दिन एक वार्म अप पीरियड है। हाँ, जहां यूजर सिस्टम को समझता है और फिर 30 दिनों तक वो बोनस पाने का हकदार रहता है। और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। हर 2 नए डायरेक्ट रेफरल पर 15 दिन की एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर कोई SM यानी सुपर मेंटर बन जाए तो उसे 8 दिन के वार्म अप के बाद जीवन भर के लिए ये कम्युनिटी बोनस मिलता रहता है। समय सीमा तो समझ आती है लेकिन तकनीक की बात करें तो ब्लॉकचेन पर रोजाना इतने लोगों को पैसा भेजना तो सिरदर्द हो सकता है। गैस फीस बहुत ज्यादा लग जाएगी। वही तो, मुनाफा बचेगा ही नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यहीं पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्टिमाइज किया गया है। ये सिस्टम एक एक करके पैसा नहीं भेजता। तो कैसे भेजता है? ये एक बार में 100 यूजर्स का एक बैच प्रोसेस करता है और सारा डिस्ट्रीब्यूशन हर 24 घंटे में सिर्फ एक बार होता है। तो गैस फीस बच जाती है। बहुत समझदारी से ब्लॉकचेन के संसाधनों को बचाया गया है। बिल्कुल। जब तकनीकी ऑप्टिमाइजेशन की बात निकली है तो दस्तावेज के उस हिस्से पर भी आते हैं जिसे पर्दे के पीछे की तकनीक कहा जा सकता है। अंडर द हुड। हाँ, इसमें कुछ भारी शब्द हैं। री एंट्रेंसी गार्ड लाइट, कस्टम एरर्स,
पैक्ट स्ट्रक्ट्स और चेक इफेक्ट्स इंटरैक्शंस पैटर्न। सुनने में बहुत मुश्किल लगते हैं। तो एक आम इंसान के लिए इनका क्या मतलब है? क्या ये सिस्टम हैकिंग से सच में सुरक्षित है? इन शब्दों का सीधा मतलब है कि कोड कम से कम पावर का इस्तेमाल करे और चोरी या बग से सुरक्षित रहे। चेक इफेक्ट्स इंटरैक्शंस पैटर्न को एक बैंक के उदाहरण से समझते हैं। बताइए। मान लीजिए आप बैंक गए पैसे निकालने, तो क्लर्क पहले आपका अकाउंट चेक करेगा, फिर कंप्यूटर में बैलेंस कम करेगा और सबसे अंत में आपको कैश देगा। सही बात है। अगर वो पहले कैश दे दे और बाद में कंप्यूटर अपडेट करे, तो कोई भी इसे धोखा दे सकता है। हाँ, पैसे लेके भाग सकता है कोई। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी यही होता है। ये पहले शर्तें जांचता है, फिर रिकॉर्ड अपडेट करता है और अंत में पैसे भेजता है। ये है हैकिंग रोकने का गोल्ड स्टैंडर्ड है। बहुत ही सुरक्षित तरीका है ये तो। अच्छा, दस्तावेज के आखिरी पन्नों में मुझे एक बहुत ही अजीब सी जानकारी मिली। आईडी नंबर के बारे में? हाँ, यूजर आईडी 1 या 2 से शुरू नहीं होते, वो 15611 से शुरू होते हैं। बेस आईडी 15611। हाँ। और पैसे निकालने की फीस का नियम भी अलग है। पहले 10 रजिस्ट्रेशन ग्रुप्स को 10% फीस देनी पड़ती है, और उनके बाद जो आते हैं उन्हें सिर्फ 4%। और क्रिएटर के लिए फीस 0% है। ऐसा क्यों डिजाइन किया गया होगा? ये शुरुआत में अटपटा लग सकता है, लेकिन ये शुरुआती जोखिम और बाद की स्थिरता को संतुलित करने का तरीका है। मतलब जो पहले आए हैं उन्हें ऊपर की पोजीशन का फायदा होता है। बिल्कुल। उस बड़े फायदे के बदले उनसे थोड़ी ज्यादा फीस ली जाती है ताकि सिस्टम का रिजर्व मजबूत हो सके। और बाद में आने वालों का जोखिम कम होता है तो फीस भी कम। हाँ, ये अर्थशास्त्र का बहुत ही सूक्ष्म इस्तेमाल है। तो अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो ये एफ्लुएंट फैमिली का सिस्टम कोई साधारण कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड, बिना किसी इंसानी दखल के चलने वाला एक जटिल इकोसिस्टम है। कोई बॉस नहीं है जो तय करे कि किसे पैसा देना है किसे नहीं। सब कुछ खुले नियमों पर चल रहा है। इस दस्तावेज को पढ़ना ये समझने का शॉर्टकट है कि भविष्य के प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करेंगे। फेयरनेस और सस्टेनेबिलिटी दोनों को कोड में पिरो दिया गया है। कतार आधारित प्लेसमेंट, री एंट्री और लैप्स लॉजिक्स के जरिए ये दिखाता है कि जटिल इंसेंटिव्स को सिर्फ गणित से प्रोग्राम किया जा सकता है। वाकई, तकनीक कैसे वित्तीय संरचनाओं को नया आकार दे रही है, ये उसकी एक शानदार झलक